नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा का दूसरा अंक पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीय अंक। इसका प्रथम अंक की कथा मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आइए इसका दूसरा अंक शुरू करते हैं। देखिए, प्रमुख पात्र जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हम सीधे कथा पर आते हैं, कथा की शुरुआत करते हैं। द्वितीय अंक का सार। तो पहले अंक की कथा में हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके और ध्रुव स्वामिनी और सामंत कुमारों के साथ शकराज के शिविर में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरा अंक शुरू होता है शकराज के शिविर से। उधर शकदुर्ग में शकराज अपने संधि पत्र की उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। यानी संधि में जो शर्तें उसने भेजी थी वो इंतजार कर रहा था कि मेरी शर्त मानी गई या नहीं। खिंगिल नाम का जो पात्र है इसमें, वो शकराज की तरफ से संदेश लेकर जाता है, खिंगिल। तो शकराज प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी प्रेयसी कोमा यौवन के इस मधुर अवसर पर प्रेम में चूकना नहीं चाहती, पर शकराज उसे अपनी विलास सहचरी ही मानता है और ऊपर से उसे फुसलाकर अपनी वाग्दत्ता बनाकर रखता है। इतने में खिंगिल आकर शकराज को यह शुभ समाचार देता है कि रामगुप्त ने संधि का प्रस्ताव मान लिया है। ध्रुव स्वामिनी शकराज के पास आने वाली है। शकराज खुशी से उछल पड़ता है, वह विजय उत्सव मनाता है। शकराज अब कोमा के प्रति उपेक्षा भाव जताता है। कोमा बड़ी दुखी हो जाती है, व्यथित हो जाती है। ध्रुव स्वामिनी के आगमन की सूचना पाकर वह शकराज को इस अनर्थ से रोकना चाहती हैं। इसीलिए वो कहती हैं, मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए ये कैसा अन्याय कर रही हो। तभी कोमा के संरक्षक उसके पिता मिहिरदेव भी आते हैं। मिहिरदेव नाम का जो पात्र आया था वो शकराज का आचार्य है और कोमा का प्रतिपाल यानी कोमा को पालने वाला है। उसके संरक्षक यानी कोमा की देखरेख करने वाले, उन्होंने उनका पालन पोषण किया है, पिता तुल्य हैं वे उनके। कोमा के संरक्षक पिता मिहिरदेव आते हैं और शकराज को चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार अपनी वाग्दत्ता के साथ अन्याय करने के परिणाम को भुगतना पड़ेगा। पर कामुक शकराज उनकी एक भी बात नहीं सुनता और ध्रुव स्वामिनी से मिलने को आतुर हो उठता है। मिहिरदेव आकाश में विचर रहे, घूम रहे नील लोहित रंग के धूमकेतु की ओर संकेत करके उसके अमंगल की भविष्यवाणी करते हैं और चले जाते हैं। कोमा भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। ध्रुव स्वामिनी के आने की सूचना पाकर शकराज एकांत में उससे मिलते हैं। एक के स्थान पर जब वो दो दो सुंदरियों को देखते हैं तो वो चकित रह जाते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी का ही वेश बनाकर आया था और साथ में ध्रुव स्वामिनी भी थी। तो एक की जगह पर वो दो दो सुंदरियों को देखकर शकराज हैरान हो जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों ही अपने को ध्रुव स्वामिनी कहते हैं। यानी चंद्रगुप्त कहता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ और ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ। दोनों ऐसे ही आपस में विवाद बहस करते रहते हैं, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तब स्त्री वेश में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जो दोनों ही अपने को ध्रुव स्वामिनी कहते हैं, तभी चंद्रगुप्त स्त्री वेश का त्याग कर देता है और शकराज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। शकराज उस युद्ध में मारा जाता है। बाहर सामंत कुमार भी युद्ध करते हैं और उसके बाद जब वो अंदर प्रवेश करते हैं तो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को घेर कर ध्रुव स्वामिनी की जय हो, ध्रुव स्वामिनी की जय हो, इस प्रकार का नारा लगाते हैं। यानी ध्रुव स्वामिनी की जय से यह दृश्य जो है वो द्वितीय अंक जो है वो समाप्त हो जाता है और दृश्य परिवर्तन भी हो जाता है। तो दूसरे अंक की कथा में इतना ही। इसके लिए अगर आप पूरी कथा को बड़े ही अच्छे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप नाटक को पूरा पढ़ें। मैंने तो आपको एक संक्षिप्त रूप में कथा बताई है, तो आप नाटक को बिल्कुल बारीकी से एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।